हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। घटना है 16 फरवरी 1943 की। एक हेलाफैक्स बॉम्बर यानी कि ब्रिटिश एयरफोर्स का विमान 6 कमांडोज को लेकर नॉर्वे का बॉर्डर क्रॉस करता है और ये विमान काफी नीचाई पर उड़ रहा था। लेकिन क्यों? ताकि ये जर्मन रेडार्स की पकड़ में ना आ सके। लेकिन ये लोग नॉर्वे में कर क्या रहे थे? तो भाई साहब ये थे एक मिशन पर, और मिशन था हर हालत में नाजी जर्मनी को एटम बॉम्ब बनाने से रोकना। ये मिशन आसान नहीं था क्योंकि 3 महीने पहले ही ऑपरेशन फ्रेशमैन फेल हुआ था, जिसमें 2 ब्रिटिश ग्लाइडर खराब मौसम की वजह से नॉर्वे के बॉर्डर एरिया में क्रैश करते हैं और इस क्रैश में बचने वाले लोगों को जर्मन सोल्जर्स पकड़कर इंटेरोगेट करते हैं। अब क्योंकि इनके पास हथियार और नॉर्वे की करेंसी बरामद होती है तो इन्हें जासूस समझा जाता है और टॉर्चर करने के बाद गोली मार दी जाती है। अब यहाँ से जर्मनी को एक बात समझ में आ गई कि अमेरिका और उसके चेले चंटारे जर्मनी को बॉम्ब बनाने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। लेकिन यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जर्मनी नॉर्वे में कर क्या रहा था और ये एटॉमिक बॉम्ब का चक्कर क्या है? मतलब जर्मनी तो अपने यहाँ पर भी एटॉमिक बॉम्ब बना सकता था, उसे ये काम करने के लिए नॉर्वे आने की क्या जरूरत थी? क्या इनके बीच में कोई कनेक्शन है? हाँ जी, बिल्कुल है। दरअसल वर्नर हाइजेनबर्ग और न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े हुए बाकी साइंटिस्ट ने ये बात तो पता लगा ली कि यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट करके जबरदस्त एनर्जी क्रिएट की जा सकती है। लेकिन एक समस्या थी, और समस्या थी ये कि इस रिएक्शन को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। जैसा कि आप जानते हो कि जब एक न्यूट्रॉन यूरेनियम के एटम से टकराता है तो उससे 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, 3 या 2। अब ये न्यूट्रॉन आसपास के यूरेनियम एटम से टकराते हैं और ये चेन रिएक्शन ऐसे ही चलती रहती है। अब अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो अचानक से निकलने वाली इतनी जबरदस्त ऊर्जा एक बहुत बड़ा धमाका पैदा करेगी। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे, हाँ ठीक है, यही तो इनका मकसद था, मतलब कि धमाका करना। तो जब धमाका हो ही रहा था तो इसमें दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत थी भाई साहब, दिक्कत थी। एक तो यूरेनियम पहले से ही नखरीला, मतलब अनस्टेबल, और ऊपर से अगर इसे कंट्रोल एनवायरनमेंट ना मिले तो इसका क्या भरोसा? ये तो कभी भी कह देगा भैया मैं तो फटेगा, तो ये इसे बनाने वालों को भी ले उड़ेगा। अब देखो, जर्मनी अपने एटम बॉम्ब के अंदर प्लूटोनियम का इस्तेमाल करना चाहता था। अब प्लूटोनियम तो भरपूर मात्रा में नेचर में मिलता ना, और इसे बनाने का तरीका था न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, यानी कि न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट। किस पर? यूरेनियम 238 पर। अब जब आप न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट करोगे, यानी कि न्यूट्रॉन्स दे दे के मारोगे, तो इस रिएक्शन को कंट्रोल करने में बड़ी दिक्कत थी। अब इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए चाहिए था एक मॉडरेटर, जो था D2O, और अगर ये रिएक्शन कंट्रोल हो जाए तब मिलेगा इससे प्लूटोनियम, और फिर ये प्लूटोनियम इस्तेमाल होगा एटम बॉम्ब बनाने में, और इसको कहते हैं न्यूक्लियर एनरिचमेंट। अब इसमें भी एक समस्या थी। D2O नेचर में मतलब बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, आसानी से नहीं मिलता। लेकिन D2O को आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है, और यही D2O नॉर्वे के हाइड्रो पावर प्लांट में बनाया जा रहा था। लेकिन ये नॉर्वे वाले D2O का कर क्या रहे थे? देखो, D2O फर्टिलाइजर बनाने में भी इस्तेमाल होता है। अब जैसे ही ये खबर जर्मनी के कानों तक पहुंची कि नॉर्वे के पावर प्लांट में D2O बनाया जा रहा है, वो भैया अपनी फौज लेकर चढ़ गए नॉर्वे की छाती पर और पावर प्लांट कब्जा लिया। मतलब काफी बड़ा एरिया कब्जा लिया था। लेकिन एक और समस्या आ गई। नॉर्वे वालों को पहले से ही पता था कि भैया जर्मनी जो है कभी भी अपनी फौज लेकर इस पावर प्लांट को कब्जा लेगा। ये लोग बहुत तेज निकले। इन्होंने क्या काम करा, सारा हैवी वाटर जितना भी था इनके पास यहाँ से स्मगल करके मतलब अपने देश से बाहर निकाल दिया, नॉर्वे से बाहर निकाल दिया। जर्मनी को एक बूंद भी हाथ न लगी। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि क्या ये जर्मनी वाले खाद पानी इस्तेमाल नहीं करते थे क्या? मतलब पेड़ों का खाद पानी, फर्टिलाइजर वगैरह, ये अपने देश में भी तो हैवी वाटर बना सकते थे। देखो, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। दरअसल नॉर्वे दुनिया का पहला और इकलौता देश था जो आर्टिफिशियली D2O बना पा रहा था। मतलब इन्हें वो टेक्नोलॉजी मिल गई थी और जर्मन्स के पास ये टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो ऑप्शन क्या बचता है? एक ही बचता है, मतलब जो चीज अपने पास नहीं है उसे छीन लो। और यही काम करने ये वहाँ पहुँच गए। अब ये नॉर्वे के पावर प्लांट में घुस तो गए, लेकिन इन्हें पानी ना मिला, पर इन्हें वो टेक्नोलॉजी जरूर मिल गई जिससे हैवी वाटर बनाया जा सके, और इन्होंने अपने वैज्ञानिक लगाकर हैवी वाटर की प्रोडक्शन को शुरू कर दिया। अब ये खबर अमेरिका भी जा पहुंची, लेकिन अमेरिका और उसके जो चेले थे, ये बात उन्हें मालूम थी कि अमेरिका खुद भी एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, तो वो अपने स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज को नॉर्वे में तो ना भेजने वाला। तो इस काम की जिम्मेदारी उठाई ब्रिटेन ने। अब ब्रिटेन ने ऑपरेशन फ्रेशमैन लॉन्च करा, जो कि फेल हो गया। अब देखो, यहाँ पर ब्रिटेन के पास ज्यादा ऑप्शन थे ही नहीं। मतलब अगर वो एक बॉम्बिंग रेड करें तो कोई गारंटी नहीं कि वो कामयाब हो जाए, क्योंकि जर्मनी ने पूरे एरिया में एंटी एयरक्राफ्ट गन लगाई हुई थी। दूसरा ऑप्शन बचता है कि अंदर के किसी आदमी को पावर प्लांट डिस्ट्रॉय करने की जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन इसकी
भी संभावना कम थी। आखिर कौन ही होगा जो हिटलर से गद्दारी करेगा। किसी को ढूंढना और सेट करना ये बहुत बड़ा टास्क था और इसमें डबल क्रॉस का भी खतरा था। इसके बाद एक प्लान बनाया गया कि ब्रिटिश स्पेशल फोर्स के कमांडोज इस पावर प्लांट पर रेड करेंगे। अब ये एक सुसाइड मिशन था, मतलब पकड़े गए तो मरना तय, फौज आपको बचाने आएगी नहीं। और अगर ये मिशन फेल होता है तो ये बात भी पक्की थी कि हिटलर अमेरिका से पहले न्यूक्लियर टेस्ट कर देगा। मतलब वर्ल्ड वॉर 2 का नतीजा इस एक अकेले मिशन की कामयाबी और नाकामयाबी पर टिका हुआ था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार अंग्रेज लगते तो ना है ऐसे कि किसी और के लिए अपने लोगों का बलिदान दे दे। वेल, अगर आप ये सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऐसा ही था। दरअसल ब्रिटिश आर्मी के ये जो स्पेशल कमांडो थे ये नॉर्वे के ही नागरिक थे, ब्रिटिश नागरिक नहीं थे। जब हिटलर ने नॉर्वे पर कब्जा किया तो बहुत सारे लोग जो वहाँ की फौज वगैरह थी उसके भी बहुत सारे सोल्जर्स ब्रिटेन में जाकर ब्रिटेन की आर्मी से जुड़ गए ताकि अपने देश को मुक्त करने के लिए वो इनके साथ मिलकर जर्मनी से लड़े। अब ब्रिटेन ने उन्हें ट्रेन करा और नॉर्वे के ही नागरिकों को जर्मनी से लड़ने के लिए भेजा। जो जिस मिट्टी में पैदा हुआ है वही उससे प्यार कर सकता है। अब ब्रिटिश आर्मी ने एक बॉम्बर की मदद से 6 पैरा ट्रूपर्स को नॉर्वे के बॉर्डर रीजन में उतार दिया, जहां पर इन्हें पहले से ही मौजूद अपने बाकी साथी मिले। मतलब नॉर्वे की आर्मी के सोल्जर्स जो जर्मनी के खिलाफ छुप छुप कर हमला करते थे। अब देखो, ऑपरेशन फ्रेशमैन की वजह से जर्मनी को शक तो हो गया था कि भैया ये लोग मानेंगे नहीं, दोबारा कोशिश करेंगे इस पावर प्लांट को उड़ाने की। तो जर्मन कमांड ने इस पावर प्लांट की सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, हजारों सैनिक तैनात कर दिए, टावर लाइट लगा दी, चारों तरफ माइंस बिछा दी, एंटी एयरक्राफ्ट गन लगा दी। पूरे एरिया को तारबंदी से घेरा हुआ था, मतलब ऐसे कटीले तारों की तारबंदी जिसके अंदर लगातार बिजली बह रही थी। उस समय की जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी किसी चीज को सुरक्षा दे सकती थी वो यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही थी। यहाँ तक कि 400 मिलिट्री डॉग्स हर समय इस पावर प्लांट की पहरेदारी में लगे हुए थे। इस पावर प्लांट में किसी भी तरीके से डायरेक्ट एंट्री नामुमकिन थी, लेकिन इन कमांडोज के पास एक तुरुप का इक्का था, यानी एक इनसाइड मैन, जिसे अपने यहाँ की लोकल भाषा में घर का भेदी कहते हैं। और ये आदमी था योमार ब्रुन, पेशे से एक केमिकल इंजीनियर। पूरे प्लांट का ब्लूप्रिंट लेकर यहाँ से फरार होने में कामयाब हो जाता है और जाकर नॉर्वे की सेना के सैनिकों से प्लांट का नक्शा, हैवी वाटर की लोकेशन, गार्ड की शिफ्ट बदलने की टाइमिंग और सिक्योरिटी सिस्टम की कमियों को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। वहाँ से ये जानकारी इन 6 कमांडोज के हाथ लगती है और यहाँ से उस कमजोरी के बारे में पता लगता है जिसका फायदा उठाकर ये लोग पावर प्लांट के अंदर जा सकते थे। और वो थी एक रेलवे लाइन जो कि पहाड़ों में से होते हुए सीधा इस कंपाउंड में जर्मन सैनिकों के लिए सप्लाई लेकर आया करती थी। एक मजे की बात सुनो, अगर आपने पहली कैप्टन अमेरिका मूवी देखी है तो उसमें जो वो रेलवे लाइन वाला सीन था ना, वो मार्वल वालों ने यहीं से कॉपी किया था। आपको क्या लगता है ये सब ओरिजिनल है? नहीं भैया, क्रिएटिविटी के नाम पर हर चीज इंस्पिरेशनल है। सब एक दूसरे से प्रेरणा लेकर कॉपी मार रहे हैं, हम भी उसी भीड़ में लगे पड़े हैं। आगे चलते हैं। अब ये ट्रेन जिस एंट्री गेट से अंदर जाती थी वहाँ पर सिक्योरिटी के नाम पर सिर्फ 2 ही गार्ड थे और वो भी रात के 12 बजे शिफ्ट बदलते थे। अब ये कमांडो 100 मीटर की दूरी पर रात के 12 बजने का इंतजार करते हैं। ये लोग अपने सारे इक्विपमेंट जैसे कि घड़ी, नाइफ, हैंड ग्रेनेड, एक्सप्लोजिव्स, मशीन गन्स, यू नेम इट एंड दे गॉट इट, हर चीज जो इनके पास होनी चाहिए वो सब था इनके पास। फिर जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं और कमांडोज अपनी शिफ्ट चेंज करते हैं, ये लोग तार काट कर अंदर घुस जाते हैं। अब यहाँ से 2 टीमों में अलग होते हैं, टीम ए और टीम बी। टीम ए का काम था हैवी वाटर स्टोरेज डिपो को और मशीनरी को बम से उड़ाना और टीम बी का काम था कि अगर वो पकड़े जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा डैमेज करना, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर मरना। अब देखो, आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि आखिर जो पहरे पर डॉग्स थे वो इनकी महक को डिटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे थे। वो मैं बाद में बताऊंगा, उसके पीछे भी कारण है। पहले जरा इस मिशन को निपटा लेते हैं। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं। अब दोनों टीम अलग हो चुकी हैं। टीम ए बेसमेंट की तरफ बढ़ती है, लेकिन बेसमेंट के दरवाजे बंद थे। लेकिन जैसा कि इन्हें पहले ही बता दिया गया था कि बेसमेंट में एक केबल डक्ट जा रहा है, तो ये डक्ट के रास्ते होते हुए बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। अब लैब के अंदर सिर्फ 2 ही लोग थे। ये जल्दी से उनका काम तमाम करके पूरी लैब के अंदर हर जगह एक्सप्लोजिव्स लगा देते हैं। टीम ए जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से बाहर जाकर टीम बी के साथ मिलती है। ठीक 12 मिनट बाद धमाका होता है, लेकिन धमाके की आवाज बाहर तक नहीं आती क्योंकि जिस हैवी कंक्रीट से बेसमेंट बनाया गया था उसने इस धमाके की आवाज को मफल कर दिया, यानी दबा दिया। अब इस चीज से इनका ये फायदा हुआ कि इन्हें वहाँ से निकलने का समय मिल जाएगा, यानी जर्मन मिलिट्री को लेट पता लगेगा कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। अब जितनी देर टीम ए अंदर एक्सप्लोजिव्स लगा रही थी उतनी देर में टीम बी ने जर्मन मिलिट्री के हथियार खानों, ट्रक्स, कार्स और रेस्ट रूम यानी कि विश्राम करने की जगह को एक्सप्लोजिव से उड़ाने की पूरी तैयारी कर ली थी। ये लोग जिस
रास्ते से आए थे उसी रास्ते से बाहर निकल जाते हैं और जब धमाका होता है, चारों तरफ सायरन बजते हैं, तब तक ये रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वहाँ से सुरक्षित बाहर निकल चुके थे। इनका मिशन 100% सक्सेसफुल रहा था। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि इस घटना ने हिटलर को बॉम्ब बनाने से रोक दिया होगा, तो नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। दरअसल इस घटना के बाद हिटलर ने दिन रात एक कर पावर प्लांट को रिपेयर करवाया और दोबारा हैवी वाटर की प्रोडक्शन चालू कर दी। अब जाहिर सी बात है कि ये खबर छुपेगी थोड़ी, लेकिन ये बात भी तय थी कि अब की बार पावर प्लांट पे हमला नहीं हो पाएगा। तो नॉर्वे की आर्मी के कमांडोज ने एक प्लान बनाया कि जब हिटलर यहाँ से हैवी वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा, मतलब जर्मनी भेजेगा, तब उस जहाज को ही ये लोग उड़ा देंगे जिसमें पानी जाएगा। और ऐसा ही हुआ। अब इन सारे कारनामों ने हिटलर के न्यूक्लियर बॉम्ब के सपने को डिले कर दिया, इतना डिले कर दिया कि अमेरिका जर्मनी से आगे निकल जाता है। हिटलर की हार होती है, अमेरिका जापान पे एटम बॉम्ब गिराता है और युद्ध खत्म हो जाता है। ये ऑपरेशन वर्ल्ड मिलिट्री के इतिहास का वन ऑफ द टॉप ऑपरेशन था, जिसका नाम था ऑपरेशन गनरसाइड। अब जरा कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं। आखिर हिटलर एटॉमिक बॉम्ब के कितना करीब था? तो देखो, जो डाटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है उसके हिसाब से हिटलर को मात्र 1 बैरल पानी और चाहिए था, मतलब D2O। और अगर वो उसे समय से मिल जाता तो हिटलर अमेरिका से पहले न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर देता। मतलब सामग्री सारी तैयार हो चुकी थी, बस हवन चढ़ाना था। वो तो भला हो इन 6 कमांडो का जिन्होंने हिटलर के इरादों पे पानी फेर दिया। ये D2O क्या चीज है? देखो, D2O भी पानी है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन का आइसोटोप है जिसके पास 2 न्यूट्रॉन है। तो ये मॉडरेटर की तरह कैसे काम करता है? जब यूरेनियम का फिशन होगा तो उससे निकलने वाले न्यूट्रॉन को ये इतना धीमा कर देगा, स्लो कर देगा कि उनके पास इतनी एनर्जी नहीं रहेगी कि वो दूसरे यूरेनियम एटम से टकराकर उसे तोड़ पाएं। यानी ये उनकी एनर्जी कम कर देता है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि पावर प्लांट तो बिजली बनाने काम आता है, तो यहाँ पर D2O क्या कर रहा था? तो देखो, ध्यान से सुनना। देखो, साधारण पानी को इलेक्ट्रोलिसिस करके आप उसमें से D2O को अलग कर सकते हो, लेकिन हजारों लीटर पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करने पर आपको कुछ मिलीलीटर प्योर ड्यूटेरियम ऑक्साइड मिलेगा। अब इतना सारा पानी आप लाओगे कहाँ? जाहिर सी बात है, जहाँ आपने बांध बना रखा होगा। और आमतौर पर जहाँ पर बांध बनाया जाता है वहाँ बिजली बनाई जाती है, यानी हाइड्रो पावर प्लांट। तो इसीलिए नॉर्वे की गवर्नमेंट अपने फर्टिलाइजर के लिए ड्यूटेरियम इस पावर प्लांट से निकाल रही थी। लेकिन ये ड्यूटेरियम और प्लूटोनियम के बीच में क्या रिश्ता है? तो देखो, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन एक ऐसा तरीका है जिससे आप एलिमेंट्स को बना सकते हो आर्टिफिशियली। अब यूरेनियम को प्लूटोनियम में बदलने के लिए आपको न्यूट्रॉन फेंक फेंक के मारने पड़ेंगे, लेकिन कितने न्यूट्रॉन उस यूरेनियम के एटम से जाके टकराएं, इसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक मॉडरेटर चाहिए। और ये हैवी वाटर यानी D2O एक मॉडरेटर की तरह ही काम करता है। अब बात करते हैं उस केमिकल की जो कि उन्होंने इस्तेमाल किया था डॉग से अपने आप को बचाने के लिए। आप सरसों का तेल ले लो, मस्टर्ड ऑयल होता है ना जरा सा उसे लगाकर जरा किसी डॉग के पास जाने की कोशिश करना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डॉग्स मस्टर्ड ऑयल को पसंद नहीं करते। अब क्या ये वही केमिकल है जो इन लोगों ने इस्तेमाल किया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या लगता है कि ऐसी चीजों की जानकारी यूट्यूब पर बताकर ये चैनल सुरक्षित रह पाएगा? बिल्कुल भी ना। यूट्यूब पहली फुर्सत में इस चैनल को रुखसत कर देगा। देखो, केमिकल वॉरफेयर के जो केमिकल्स हैं जो कि आसानी से मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको ओपनली यूट्यूब पर डिस्कस नहीं किया जा सकता। ये यूट्यूब की पॉलिसी है। तो लगता है हमने मोटा मोटा यहाँ पर सब कुछ डिस्कस कर लिया है। तो बस ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।